नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। शी जिनपिंग कहाँ हैं, किसी को पता ही नहीं। खबरें उससे जुड़ी हुई आती है, लोग कहते भाई अफवाह है। अगर ये अफवाह है तो चीन की सरकार की तरफ से इस अफवाह को खत्म करने के लिए कोई प्रयत्न क्यों नहीं किया जा रहा। आज के ज़माने में 1 मिनट लगता है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से कह दिया जाए कि भाई वो घर के अंदर है, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो एक सीक्रेट बना हुआ है चीन की तरफ से, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, एक तरीके से इस खबर को जो दबाने की जो कोशिश की जा रही है, इसको जानना और समझना ज़रूरी है कि चीन के अंदर क्या हो रहा है। और इसे हम बात करेंगे इस मुद्दे पे मेजर जनरल एस पी सिन्हा साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है, तख्ता पलट हो गया या अफवाह है? देखिए, बाज़ार में मामला बहुत गर्म है। दो ही चीज़ हो सकता है, या तो तख्ता पलट हुआ है या तो नहीं हुआ है। अब क्यों तख्ता पलट मुझे ज़्यादा उसमें वेटेज लगता है, वो इसलिए क्योंकि जीपिंग एससीओ मीटिंग का पूरा फंक्शन अटेंड नहीं किए, भागे वहाँ से। जरूर उनके भी वफादार बीजिंग में बैठे होंगे, उन्होंने कुछ कहा होगा कि ऑल इज़ नॉट वेल, भागो, तुरंत भागे। वो पूरा मीटिंग ने फंक्शन ने अटेंड किया, तो कहीं ना तो खतरे की घंटी बजी। दूसरी बात कि जो ग्लोबल टाइम्स एवरीडे इतना ट्वीट करता है, बाकी उसके जो सरकारी चैनल्स इतने ट्वीट करते हैं, एक भी ट्वीट नहीं है, कोई डिनायल नहीं है। तो ये सब आशंका, देखिए चाइना एक आयरन कर्टेन की तरह है, वो इन्फॉर्मेशन आने नहीं देता है बाहर। और यदि जैसे आर्मी में हम लोग कहा जाता है नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, यहाँ उल्टा है, नो न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़। तो मेरा ये अनुमान है कि ऑल इज़ नॉट वेल, कुछ ऐसा चीज़ है जो छुपाया जा रहा है। अब ये मान के चलिए कि ऑल इज़ नॉट वेल, तो यदि उनको सत्ता से हटा दिया गया है, मान लीजिए, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? मेरे अनुसार कारण इस प्रकार से हैं। लोगों का अविश्वास, डिसकंटेंट विद इन पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी। कम्युनिस्ट पार्टी में 2 ग्रुप्स है, प्रो जिनपिंग और सेकंड है एंटी जीपिंग और पीएलए ऑफिसर, सीनियर कमांड ऑफिसर्स। ये 2 ग्रुप है, दोनों में भिड़ंत चलता था। इकोनॉमिक फेलियर, जो जीपिंग ने विश्वास दिलाया था आम चाइनीज़ को कि कैसे गवर्न होगा देश, मुझ पे छोड़ दो, तुमको यदि चिकन मिल रहा है और ऐश मौज में रह रहे हो तो तुम रिलैक्स करो। तो पहले इकोनॉमिक कारण पे ही आते हैं, फिर उसके बाद इसकी राजनीति और पीएलए और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर हम लोग जाएंगे। क्या क्या इकोनॉमिक कारण हैं? देखो, सबसे बड़ा इकोनॉमिक कारण ये है कि जो चाइना का इकोनॉमी है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और चाइना का इकोनॉमी 17.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसमें से 1/3 वो रियल एस्टेट है, रफली 1/3, मतलब 30% लोग कहते हैं रियल एस्टेट है। और रियल एस्टेट का फेलियर जो है वो सबसे बड़ा कारण है चाइना के इकोनॉमिक कोलैप्स का। 1989 में जब डेंग जियाओपिंग आए थे, तो उन्होंने चाइना जो आर्थिक अभी स्थिति है उसमें, जैसे नरसिम्हा राव जी ने हमारे लिए किया था, वैसे डेंग जियाओपिंग ने किया था चाइना के लिए। तो कहाँ से कहाँ चीन को ले आए वो डेंग, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है जीपिंग ने। कैसे ध्वस्त किया बताता हूँ। जैसा मैंने कहा कि जीडीपी का 30% है। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे ये रियल एस्टेट कोलैप्स किया। जो एवरग्रैंड कंपनी है, बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी, उसका पता नहीं कितना $1 बिलियन का डेट हो गया है। तो जब एवरग्रैंड फेल हो रहा है, क्यों फेल हुआ, पहले आपको स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है। डेंग ने क्या कहा कि लोगों को शहर में फ्लैट चाहिए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, बैंक को कहा इंडिविजुअल को लोन दो। इंडिविजुअल को बैंक ने लोन दिया कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इंडिविजुअल ने बिल्डर को पैसा दिया कि तुम मेरा फ्लैट बनाओ और हमको दो। तो इंडिविजुअल से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ EMI जाना शुरू हो गया। बिल्डर बना के फ्लैट देना शुरू कर दिया, नो प्रॉब्लम, हैप्पी। लेकिन समस्या तब शुरू हुई वुहान क्राइसिस के कारण और कुछ और भी कारण, कि जो इंडिविजुअल का इनकम था वो श्रिंक कर गया। तो आप EMI देने में डिफ़ॉल्ट करने लग गए।
जब तो ईएमआई में डिफ़ॉल्ट करने लग गए, तो इंडिविजुअल और बैंक का रिश्ता मैं बाद में आऊँगा, पहले आऊँगा जब ईएमआई में डिफ़ॉल्ट करने लग गए तो आपकी जो पेइंग कैपेसिटी थी बिल्डर को, उसमें डिफ़ॉल्ट हुआ, तो बिल्डर डिफ़ॉल्ट हुए। 90 मिलियन फ्लैट्स चाइना में टेक ओवर करने वाला कोई नहीं है। तो सवाल ही हुआ, जब बिल्डर हुआ डिफ़ॉल्ट किया तो पूरा रियल इकॉनमी 30% इकॉनमी क्रैश कर गया। ये मुख्य कारण है। उसके बाद हम पॉपुलेशन पे आते हैं कि इंडिविजुअल जो ईएमआई पे करता था उसका कुछ पैसा बैंक में रहता था और कुछ वो अपने इनकम से देता था। तो दो उसमें बात हुआ। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिविजुअल यदि बैंक में पैसा निकालने आता है, क्योंकि उसको तो वुहान क्राइसिस के कोरोना के चक्कर में इनकम एकदम ख़त्म, नियरली ख़त्म हो गया था, जॉब ख़त्म हो गया, तो इनकम कहाँ से आएगा? तो जो रिज़र्व था वो निकालना उसने बैंक से शुरू किया। और इसमें दो बिंदु है बैंक और इंडिविजुअल के रिश्ते में। एक है फ्रैक्शनल रिजर्व कॉन्सेप्ट बैंक का। मान लीजिए आपने बैंक में 100 टका डाला, 100 लोगों ने 10 लोगों ने 100 टका डाला, 1000। बैंक जानता एक्सपीरियंस है कि भाई 1000 में से निकलते हैं 200 रुपये, 800 वो डिप्लॉय कर देता है। लेकिन 100 के 100 लोग जाके बोले कि मेरा 1000 वापस करो, तो वो नहीं दे पाएगा, बैंक के पास है ही नहीं पैसा। तो जब लोग को ये क्राइसिस शुरू हुआ, लोग बैंक में गए, तो हैनान में जाके बैंक में लोग पैसा मांगने लगे, तो वहाँ उनको डंडा लगा, टैंक्स आ गया। तो ये अब डिस्कंटेंट देखिए, लोगों में विद्रोह कि मेरा ही पैसा तुमको नहीं दे रहे हो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन का जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है ना, उसका बहुत बड़ा योगदान है इस इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद करने में। कैसे? 1 चाइल्ड पर मतलब लड़की का पिता माता बाबा परबाबा ननिहाल साइड, लड़के का सेम कहानी। एक आदमी 8-8 लोग को वेट लेके चल रहा है, इनकम है नहीं, फिर क्या होगा? तो जो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, पॉपुलेशन कोलैप्स हुआ है चाइना का बिकॉज ऑफ 1 चाइल्ड पॉलिसी, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। वही कारण है कि जब पीएलए के ट्रुप्स बॉर्डर पे लद्दाख में लड़ने आते थे तो रोते थे कि मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, और हमारे फौजी लोग तो भूजा खा के लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और हंसते हुए जाते, परिवार को बोलता जा रहा हूँ लड़ने, परिवार वाले विदा करते हैं। ये फ़र्क है। तो पॉपुलेशन जो हुआ है, फिर BRI फेलियर, जो अपना BRI इनिशिएटिव था, जिस देश को चीन ने पैसा दिया, चाहे श्रीलंका हो चाहे पाकिस्तान हो, सब जगह फेलियर हो गया। पाकिस्तान ने तो CPEC को डिसॉल्व कर दिया है, 64 बिलियन का इन्वेस्टमेंट खत्म। तो भाई आपके पास पैसा है, आप जमींदार हैं, लेकिन लोगों को पैसा दिए हैं तो आप भी कंगाल होंगे। हाँ, आप भी कंगाल हो गए। अब आते हैं बाकी विद्रोह पे। जो चाइना का डेट है वो 2008 में था 141%, 2022 में हो गया 275% कर्ज। कैसे चलाओगे इकॉनमी? रियल एस्टेट बता दिया, ये डेट ड्रिवन इकॉनमी था। अमेरिका में जो कोलैप्स हुआ उसको मैं चाइना से कंपेयर करना चाहता हूँ। अमेरिका का स्टाइल ऑफ लिविंग क्या है? फ्लैट नहीं है, बैंक में जाओ, लोन दो, 6 साल चुकता करते रहो और फिर ले लो। लेकिन यदि आपका इनकम में डिफ़ॉल्ट हुआ तो बैंक का EMI कौन देगा? खत्म, सब कुछ कोलैप्स वही हुआ है। नो सेविंग अप्रोच। हिंदुस्तान में एक बड़ा अच्छा सिस्टम है जो गांव में चलता है, कुछ बचा के रखो। महिलाएं भी गहना बचा के रखती हैं कि बुरे वक्त में काम आएगा। नो सेविंग अप्रोच है कारण कि हिंदुस्तान, जब बाकी विदेशों में बर्बादी होती है, हिंदुस्तान बच जाता है। यही मुख्य कारण है। बाइंग पावर ऑफ पीपल, लोगों की खरीदने की क्षमता, वो घटती चली, खत्म हो गई। ठीक है। उसके बाद 1 चाइल्ड मैंने बता दिया। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती जेपिंग ने की कि जैसे अली बाबा ऐसे लोग हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री अच्छा कर रहा था, जिसके वजह से चाहे वो रियल एस्टेट हो चाहे बाकी मैन्युफैक्चरिंग हो, उछाल आया था इकोनॉमी में। उसने कहा, जेपिंग ने, कॉमन प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए, कम्युनिस्ट अप्रोच। इकोनॉमी कॉमन प्रॉस्पेरिटी से नहीं काम करता है। दूसरी बात, सरकार को गवर्न करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। एयर इंडिया का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। एयर इंडिया में मैं उस एविएशन मिनिस्टर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इशारों में बात करूँगा। एयर इंडिया लॉस में क्यों जाता था? आपने मोर देन 40-45 एयरक्राफ्ट खरीद दिया जिसकी जरूरत नहीं थी। एयर इंडिया ऑफिसर से अपोज किया,
बुलडोज किया उसने, क्योंकि मलाई आना था। एयर इंडिया का फ्लाइट बुक पीक आवर्स में मिडिल ईस्ट में जाता था और खूब प्रॉफिट हम लोग को होता था। जेट वालों ने पैसा खिला दिया और बस खत्म। लंदन में लोग जाते थे तो एयर होस्टेस को कूपन मिलता है, तो कूपन रिश्तेदारों में बंटता था। पॉलिटिकल लोग जाते थे, ऐश करते थे लंदन में, सब एयर इंडिया का खर्चा, तो लॉस तो होगा। अब देखिए, अब टाटा लिए हैं तो देखिए लॉस नहीं होगा। तो ये जो कॉमन प्रॉस्पेरिटी का एंगल है वो बर्बादी है। BRI फेलियर मैंने बता दिया। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर एक बहुत बड़ा योगदान हुआ है। देखिए, जो भगवान के मार से लोगों को डरना चाहिए, चाहे देश हो चाहे इंडिविजुअल हो। कितना नेचुरल डिजास्टर हुआ है, रिवर्स ड्राई अप कर रहे हैं, सूख रहे हैं। अर्थक्वेक आया है, जो यांगसे रिवर है एशिया का सबसे बड़ा रिवर, वो सूख गया है। और वही फीड करता था, जो नॉर्थ चाइना उतना इंडस्ट्रियस नहीं है, साउथ चाइना है, वही साउथ चाइना के पूरा पानी देता था। पानी नहीं है तो हाइड्रो पावर काम नहीं करेगा, हाइड्रो पावर काम नहीं करेगा तो बिजली नहीं आएगी, बिजली नहीं आएगी तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। तो ये पूरा सिस्टम नेचुरल जो डिजास्टर हुआ है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, वो कोलैप्स हुआ है। लोगों का लॉस ऑफ फेथ इन बैंकिंग सिस्टम, बता दिया मैंने कारण कि भाई जब मेरा पैसा ही सिक्योर नहीं है तो जो संख्या है बैंक में लाइन वो लंबी होती जा रही है और लोग लड़ रहे हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट गुंडा हायर किया है, एक एप्लीकेशन बनाया है कि जहाँ बैंक को देखे कि यहाँ पर भीड़ लग रही है, उसको ऐप में चला जाता है, वो गुंडे आते हैं, डंडा मारते हैं और भगाने की कोशिश करते हैं। ये हालत है चीन का। युआन का वैल्यू vis-a-vis डॉलर, उसमें गिरावट आई है। अमेरिकन और बाकी देश, जैसे बाकी देश भी हैं, अपना कंपनीज को वहाँ से हटा रहे हैं। तो इतना क्योस में कौन अपना इन्वेस्ट करेगा। जो इन्वेस्टर्स हैं FDI, उसमें गिरावट हुई है। बिल्डर्स, अब समझ में बिल्डर्स को नहीं आ रहा कि हम क्या करें। शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है और जो पुराने लोग हैं बुढ़े, उनको जिनपिंग ने कहा कि पहले यूथ को वैक्सीन दो, उन लोग को वैक्सीन नहीं दो, और वो भी वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। चाइनीज़ का तो सब माल डुप्लीकेट है, वैक्सीन भी डुप्लीकेट है। तो ये सब कारण की वजह से चाइना इकोनॉमी कोलैप्स कर गया है। और इस कोलैप्स की वजह से वहाँ की जनता शी जिनपिंग के खिलाफ हो गई है। अभी वही नहीं, अब मैं आता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि डिस्कंटेंट, लोगों में निराशा। अब मैं कहता हूँ कि प्रेसिडेंट जिनपिंग में, जी में और PLA में, कमांड स्ट्रक्चर में क्यों है अविश्वास, मैं बताता हूँ। जिनपिंग जानता है कि जहाँ जहाँ से मुझे खतरा आ सकता है उसको लिक्विडेट कर देता था। एग्जाम्पल मैं देता हूँ 3-4। जनरल गुओ बॉक्सियोंग, ये वाइस चेयरमैन थे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के और नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट जी थे, पावरफुल। और उनकी जो लोकप्रियता थी, जैसे जयप्रकाश नारायण बाबू का था बिहार में और पूरे देश में था एक ज़माने में, वैसा लोकप्रिय थे, अनपैरेलल्ड, ब्लाइंड फेथ था लोगों को। जी को लगा कि ये तो कभी भी मेरे लिए थ्रेट हो सकता है। उसका बेटा था मेजर जनरल गुओ ज़ांगान, उसको करप्शन चार्ज में फंसाया और उसको जेल भेज दिया बाप को, गुओ बॉक्सियोंग को, जो वाइस ये चेयरमैन था। जनरल जू काइहान, ये था ये भी था वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का। ब्लड कैंसर से बाद में मर गया, शॉक में हुआ, लेकिन उसके अगेंस्ट इंक्वायरी करवा दी। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी चीफ जाओ यांग कांग, ये सबसे पावरफुल था आदमी, और 2012 में उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एक ही चार्ज लगाता है जिप में, बड़ा लाइफ कानूनी व्यवस्था बड़ा सिंपल रखा है, करप्शन चार्ज, एक ही चार्ज लगाता है वो सभी पे। अभी पिछले सप्ताह 3 लोगों को खत्म किया। वही तो। उसके बाद जाओ बेंगशू, इसको भी गिल्टी ऑफ करप्शन, 15 साल जेल। उसके बाद जनरल वांग जिंगपिंग, डिप्टी चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ, CMC का डिप्टी था, उसको भी जेल किया गया। 16 PLA ऑफिसर्स को 2015 में इकट्ठे खत्म किया। तो जब आप आर्मी के ऑफिसर्स को ऐसे पर्ज करोगे तो आर्मी में तो लगेगा कि आई एम नॉट सेफ। हम शक्ति प्रदान करते हैं देश को और हमारे पीछे हमारे अफसोस को ऐसे बुक करते हो, तो ये तो धुआं तो आ ही रहा था। जिनपिंग को धुआं, नशा के सत्ता के नशा में धुआं दिखाई नहीं दे रहा था। यही कारण है कि उसकी गद्दी सिक्योर नहीं है और लोगों को जो ही मौका मिला तो स्ट्राइक किया। जैसे मुशर्रफ टेक ऑफ किया श्रीलंका से
और इधर नवाज शरीफ साहब गेम खेल गए थे। तो इसका मतलब है कि चारों तरफ से वो पहले से ही घिरे हुए हैं। पार्टी में विरोध है, पीएलए में विरोध है, जनता अलग जा रही है। और एक और बिंदु, जो 16 अक्टूबर को जो कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग होने वाली है, जिसमें जिनपिंग चाहता है कि थर्ड टर्म मिले और आजीवन प्रेसिडेंट रहे, तो लोगों तो इतना भय खा गया है। एक और बिंदु में भय खा गया है कि ये आदमी रहा तो चाइना को बर्बाद कर देगा, क्योंकि जिस तरह से जिनपिंग के गलत पॉलिसी, चाहे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हो या ताइवान के परिप्रेक्ष्य में हो या सब जगह वो अपना हिंदुस्तान को चुनौती देता रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे उसने बहुत दुश्मन अपना इकट्ठा कर लिया है। आप क्वाड की बात कीजिए, आज जॉइंट एक्सरसाइज की बात कीजिए, तरह तरह के जो ग्रुप्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं, एंटी चाइना ग्रुप्स। तो लोग देख नहीं रहे हैं, चाइना वाले रोटी है नहीं खाने के लिए और तुम पंगे पे पंगे लिए जा रहे तो हो। क्या माना जाए कि अगर 3-4 दिन और अगर कोई खबर नहीं आती है तो ये मान लिया जाए कि अंदर बवाल मच चुका? एकदम, मैं उल्टा कहूँगा, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़ आर्मी में कहा जाता है, नो न्यूज़ इज बैड न्यूज़ फॉर चाइना। मेरा अपना विश्वास है, बेटर रीडिंग ये है कि जी गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से सारे पॉइंट्स को सामने रखने के लिए। तो चीन में सब कुछ अच्छा नहीं है। ये जो अफवाह बताकर इस खबर को रिजेक्ट किया जा रहा है, ये रिजेक्शन चीन के दलालों के द्वारा तो किया जा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे बात बनती नहीं है। इस खबर की पुष्टि या इस खबर की जो डिनायल होनी है वो चीन की सरकार की तरफ से होनी है, चीन की विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन के द्वारा किया जाना है। और ये लोग चुप बैठे हैं। पता नहीं बीजिंग में कौन सा तूफान आने वाला है या सुनामी आने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।